वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द परपेचुअल मोशन मशीन 1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन 1 दैट इज PMM1, ये सब क्या है, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हो। इवन इसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि ये आपको प्रॉपर रिलेशन दिखाता है हीट एंड वर्क का। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। आपको किस तरीके से वर्क निकालना है, किस तरीके से हीट निकालना है, उनके बीच का रिलेशन जो है वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। और उसके बाद जो आपका टर्म है इंटरनल एनर्जी, वो भी जनरेट होता है हीट एंड वर्क के डिफरेंस से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब रही बात प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस की कि क्या आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, अपने दोनों हाथों को रब करो। जैसे ही आप रब करोगे आप देखोगे कि आपके हाथ में हीट जनरेट होने लग जाएगी, आपके हाथ गर्म होने लग जाएंगे। एक्चुअली जब आप रबिंग कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? आप वर्क डन कर रहे हो, लेकिन वर्क डन से आपको मिल क्या रहा है? आपके हाथ गर्म हो रहा है, मतलब हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो वर्क डन किया है वो हीट में ट्रांसफर हो गया। ये बात तो समझ आ रही है? ये है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसी तरीके से आप बहुत सारे एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपके पास हीट हो तो आप उससे वर्क करा सकते हो। राइट, लाइक जो हीट इंजन है, हीट इंजन क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है और उससे मैकेनिकल वर्क किया जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो चलिए टाइम को ज्यादा ना लेते हुए हम चलते हैं सबसे पहले लर्निंग आउटकम पे, टू डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इवन इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ एक लॉ का नाम नहीं बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों के भी बहुत सारे नाम्स हो सकते हैं ना, इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी नाम हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक चीज कि सर आपने बोला था कि इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसके क्या क्या नाम हैं वो पहले जान लेते हैं। और उसी को जब मैं आपको नाम लिखाऊंगा ना, तो उसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो आप पहले से जानते होगे, तो आप समझ जाओगे अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, सबसे पहला जो मैंने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला होगा सर क्या ये वही डेफिनेशन है? जी हाँ दोस्तों, ये वही डेफिनेशन है। दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हम जानते हैं। और फर्स्ट लॉ का ये दूसरा नाम है, दिखाऊंगा किस तरीके से होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ। क्यों बोलते हैं जूल्स लॉ? क्योंकि जूल साहब ने दिया था इसे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जूल साहब लेकर के आए थे। फिर उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ। अब इसका नाम क्वांटिटेटिव लॉ कैसे पड़ा? आपको पता है क्वांटिटी क्या होती है? अगर मैंने आपसे कहा कि जाओ बाजार जा करके आप सब्जियां लेकर के आओ, ठीक है, आपको बोला कि आप 2 किलो सब्जी लेकर के आओ या फिर 5 kgs वेजिटेबल्स लेकर के आओ। तो जब मैंने बोला आपसे 5 kgs लेकर के आओ, तो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी कि आपको 5 kg आपको वेजिटेबल्स लानी है। बट क्या मैंने आपको ये बताया कि आपको अच्छी वेजिटेबल्स लानी है, खराब वेजिटेबल्स लानी है, कि जो 2 दिन 3 दिन पुरानी है वो वेजिटेबल्स लानी है, फ्रेश लानी है या फिर ओल्ड लानी है? मैंने नहीं बताया। मैंने आपको क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको 5 kgs क्या लेकर के आनी है, आपको वेजिटेबल्स लेके आनी है। सेम वे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है? क्वांटिटी की बात करता है। क्वांटिटी मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप 100 किलो जूल की एनर्जी दो,
ठीक है। अब वो एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी भी हो सकती है, हाई ग्रेड एनर्जी भी हो सकती है। इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में बोलता है और उसकी क्वांटिटी बता देता है कि 100 किलो जूल की एनर्जी है, 200 किलो जूल की एनर्जी है, 300 किलो जूल की एनर्जी है। बट वो कभी ये नहीं बताएगा कि वो लो ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी है, अनअवेलेबल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, किसी के बारे में नहीं बताएगा। वो सिर्फ बताएगा एनर्जी के बारे में और उसकी क्वांटिटी बता देगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ भी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 3 नाम और हो सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जूल्स लॉ और क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है, अब ये जो लॉ हमने लिखा हुआ है, ये लॉ एक्चुअली में कहता क्या है वो मैं बताता हूं, आप उसको समझना। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक लाइन लिख लेना कब ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगता है। ठीक है, तो लिख लेना फॉर अ क्लोज्ड साइकिल, या फिर एक अच्छे तरीके से लिख सकते हो क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। ठीक है, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। और यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से नोट करके लिख लेना कि ये किसके लिए, फॉर फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ। याद रखिएगा क्या, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ। ठीक है, अगर मैंने लिखा है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए है, तो आप ये समझ जाना है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इरिवर्सिबल हो रिवर्सिबल हो आप सब में लगा सकते हो। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि जो आपका चेंज इन हीट है एक साइकिल के लिए, जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब वो कह रहा है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। कहने का मतलब है कि उसने डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू जब बोला तो यहां पर ये क्या है, हीट है। ठीक है, ये क्या है, हीट, और ये क्या है, वर्क। अब आप कहोगे सर चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन वर्क कैसे हो सकता है, या आप कैसे समझाओगे? तो मैं कहता देखो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से इसको समझा सकते हो। और इसको इजी तरीके से समझाने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक 1000 केल्विन का एक सोर्स है। क्या है, इसे हम बोलते हैं सोर्स। के बारे में तो आपको बताया था, क्या है, सोर्स है। जिससे आप कितनी भी हीट निकाल लो, इसकी हीट कभी खत्म नहीं होती, जस्ट लाइक सन। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स है। सोर्स से 100 केल्विन, 100 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 1000 डिग्री केल्विन पे ये चल रहा है, और ये एक हीट इंजन को हीट प्रोवाइड करता है, जिससे जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन हो रहा है 60 किलो जूल का। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया कि ये क्या है, वर्क डन है 60 किलो जूल का। अब जो आपको हीट प्रोवाइड हो रही है, वो हीट प्रोवाइड हो रही है, दैट इज क्यू सप्लाइड बोलते हैं, क्यू सप्लाई लिख देता हूं मैं। और क्यू सप्लाई कितनी है, वो है 100 किलो जूल की। अब एक बात बताना, जो आपका क्यू रिजेक्टेड है वो किसी सिंक में जाएगा, और वो जिस सिंक में जा रहा है, मान लिया कि उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री केल्विन है, ठीक है? और उस सिंक में जो आपकी हीट जा रही है, क्यू रिजेक्टेड, वो कितनी है, वो है 40 किलो जूल। ठीक है, अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सिंक। मतलब इसमें आप कितनी भी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री केल्विन ही होगा, और इससे कितनी भी हीट निकाल लो सोर्स से, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री केल्विन होगा, या फिर जितना टेम्परेचर है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, भले ही कितनी भी हीट निकलती रहे। और ये क्या, आपका वर्क डन। और अगर ये वर्क डन है तो आप लोगों को जो चीज मैंने यहाँ ऊपर लिखाई है, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा टी चेंज इन हीट। चेंज इन हीट देखा जाए तो कितनी है, 1000 थी, और चेंज कितना हुआ, 40 का। मतलब 100 - 40 कर सकता हूँ। चेंज इन हीट इक्वल्स टू जो आपका चेंज इन वर्क डन है, मतलब वर्क डन 0 रहा होगा पहले, कुछ हीट इंजन तो काम कर ही नहीं रहा था, फिर उसने टोटल काम कितना किया, 60 किलो जूल का किया। तो मतलब मैं 60 लिख सकता हूँ, 60 - 0 ऐसा भी कर सकता हूँ। तो जो आपका आंसर आएगा, तो 100 में से 40 गया तो आंसर कितना आया, दैट इज 60 किलो जूल।
इक्वल्स टू, अगर 60 माइनस 0 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 60 किलो। ठीक है, फाइनली आप मुझे ये कह सकते हो कि ये जो आपका 60 किलो जूल इक्वल्स टू 60 किलो जूल आया है, ये आंसर क्या है, ये एक तरफ हमने लिखी थी हीट और एक तरफ लिखा था हमने वर्क। मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि द चेंज इन हीट ट्रांसफर इन अ साइकिल फॉर अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। मतलब यहां पर आप प्रॉपर अच्छे से ये चीज बता सकते हो कि ये जो है ये क्या है, चेंज इन हीट, और ये क्या है, चेंज इन वर्क। चेंज, और ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये कह रहा था आपका फर्स्ट लॉ। मतलब एक चीज आप लोगों ने अच्छे से समझी कि अगर मैं आपसे उन फर्स्ट लॉ कहने का मतलब ये था, प्रैक्टिकली समझना। हमने आपको 100 रुपीज दिए, ठीक है, 100 रुपीज दिए तो फर्स्ट लॉ कहता था कि आपके पास जितनी एनर्जी है, आप जितनी वेस्ट कर दोगे और जितनी आपके पास बचेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको 100 रुपीज दिया, आपने 50 रुपीज वेस्ट कर दी, ठीक है, और आपने आपके पास वापस कितना बचा, 50। तो कह रहा था कि अगर आपके पास 100 थी और आपके पास अब 50 बची हुई है, तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस उसी के बराबर होगा जितना आपने वेस्ट कर दिया। मतलब कहने की बात है कि ये चीज आपको पूरी पूरी की पूरी जो है फुल्ली पहले से ही पता है कि हाँ ऐसा होता है, बट किन्होंने इसे पहली बार बता दिया, दैट इज जूल साहब ने सबसे पहली बार बताया, और इसलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया। ऑल्दो मैंने जेरोथ लॉ के लिए बताया है कि जेरोथ लॉ को फर्स्ट होना चाहिए था, बट फर्स्ट लॉ इन्हें बता दिया गया। एनर्जी के टर्म्स में बात कर ली, हीट की बात की, टेम्परेचर की बात ही नहीं की, इसलिए इन्हें फर्स्ट लॉ तो बोल दिया गया। बट जो आपका आंसर है वो क्या होगा, अगर जेरोथ लॉ पहले आ चुका होता तो वो पहले फर्स्ट लॉ होता, ये सेकंड लॉ होता, बट ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में आता है कि हम इसका स्टेटमेंट लिखें कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें और बताता हूँ फर्स्ट लॉ के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन लिख ली है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और उसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो जूल साहब ने दिया था, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय जूल फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल, द नेट हीट ट्रांसफर, आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है बहुत अच्छे से, यहाँ पर लिखा हुआ है द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। ये है सिर्फ एक काम की लाइन जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, और बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बताया क्या गया है कि एक रिवर्सिबल सिस्टम पे, क्लोज सिस्टम पे, रिवर्सिबल साइकिल पर जो आपका नेट हीट ट्रांसफर है वो नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। ठीक है, और इसे आप डिनोट कैसे करोगे, इसे आप डिनोट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, अब लिसन, ये वाली चीजें जो हमने लिख ली हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये सारी चीजें कर ली। इसके साथ एक लाइन और लिख लीजिएगा जो इस लाइन के बारे में हमने बात की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली टॉक्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ओके, इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ही बात करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कौन सी एनर्जी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर अंडरलाइन करके रखिएगा और दिमाग में जरूर रखिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ नहीं, क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये चीज लिख ली। अब इसके बाद देखो एक चीज आती है कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट, क्या मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता हूं, बताइए, क्या मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल प्रूव कर सकता हूं, बहुत अच्छे से प्रूव कर सकता हूं और बहुत सारी चीजें इसके बारे में बता सकता हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि आपको मैं पीवी डायग्राम से या फिर प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। देखो, कोई मेरी प्रोसेस है जो स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है 2 तक।
ठीक है, अब देखो एक प्रोसेस है जो 1 से 2 तक जा रही है, वो है ए रास्ता है, मतलब ये समझ लो कि एक एक वे है, एक पाथ है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो ए रास्ते से गई है इसे वापस भी तो आना है, ये 2 से वापस ए में आ रही है, 2 से 1 में आ रही है, मतलब 2 to 1 जा रही है, और वो जा रही है लेट अस सपोज बी पाथ से, या फिर हो सकता है कि वो किसी और पाथ से चली जाए, मान लो वो सी पाथ से चली गई वापस। तो कोई भी पाथ हो सकते हैं आपके पास, कुछ भी आपको ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक प्रोसेस में आपको क्या लिखना है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमें ये देखना है बस। ठीक है, और ये कब होता है, फॉर अ क्लोज्ड साइकिल, फॉर अ साइकिल। ठीक है, समझ में आया। तो हम एक साइकिल बना सकते हैं, और वो साइकिल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो हम साइकिल बनाने वाले हैं, हम ए से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करेंगे, ए पाथ से जाएंगे 2 तक पहुंचेंगे, और 2 से बी से 1 आ सकते हैं, या फिर सी पाथ से भी 1 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे फॉर साइकिल 1 टू ए टू टू। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये वाली साइकिल लिखी तो इसमें देखो मैं 1 से जा रहा हूँ 2 तक थ्रू ए, थ्रू पाथ ए, और मैं वापस 2 से 1 में आ रहा हूँ थ्रू पाथ बी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा जो मेरा हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम होंगे तो किस तरीके से मैं आंसर निकालूंगा ये आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू लिख लेता हूँ। डेल्टा क्यू कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, ये लग रहा है मेरा 1 से जब मैं 2 तक जा रहा हूं थ्रू ए। ठीक है, प्लस चेंज इन हीट डेल्टा क्यू, अब वापस भी तो आना है मुझे, कहां से कहां तक आना है, 2 से चलूंगा, बी रास्ते से 1 तक आऊंगा। ये जो चेंज इन हीट का सम है, द सम ऑफ चेंज इन हीट, द नेट हीट ट्रांसफर, जिस तरीके से हमने फर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टेटमेंट में लिखा था, नेट हीट ट्रांसफर, ठीक है, इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। अब वर्क ट्रांसफर कितना होगा, अब जाओगे तो डेल्टा डब्ल्यू का बात होगी, और डेल्टा डब्ल्यू आप लोगों का देखा जाए तो पहले 1 से जाओगे, फिर किस में जाओगे, ए में जाओगे, फिर 2 में जाओगे, राइट। और फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑफ वॉट, डब्ल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ऑफ, अब 2 से जाओगे वापस बी से आओगे और 1 में आओगे। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। समझते जाओ, कोई एक चीज ऐसी कुछ खास नहीं बता रहा जो आप लोगों को ना बन रही हो। ठीक है, अगर मैं सेम चीज बोलूं फॉर साइकिल, फॉर अ साइकिल दैट इज 1 से चली, ए तक पहुंचेगी, और ए तक पहुंचने के बाद 2 तक गई, और 2 से जाने के बाद 20 पाथ से वापस 1 पे आएगी। नहीं, अब बी से क्यों जाएगी, अब बी से नहीं जाएगी क्योंकि बी से तो आ चुकी है, अब सी से जाएगी। ठीक है, अगर वो सी से जा रही है तो उसका जो आंसर होगा, अगर मैं देखूं तो क्या होगा, डेल्टा क्यू ऑफ 1 ए 2 से जाएगी, प्लस डेल्टा क्यू ऑफ 2 सी 1, राइट। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1 ए 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2। ठीक है, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है यही चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से मैं इक्वेट कर सकता हूं, या फिर इससे मैं किस तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकाल सकता हूं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए आपको दिखाता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मुझे इक्वेशन 1 से देखना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 में अगर मैं एक ही प्रोसेस का चेंज निकालना चाहूँ, देखो जैसे कि एक ही प्रोसेस 1A2 1A2, तो 1A2 से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि चेंज इन हीट के बारे में, राइट, चेंज इन हीट के बारे में निकाल सकता हूँ कि डेल्टा क्यू ऑफ 1A2 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1A2 हो सकता है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2B1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2B1 के बराबर होगी। ऐसा तो आप कर सकते हो ना, इसको इसी तरीके से आपको करके आपके आंसर्स निकालने हैं, कि आप इस तरीके से करके इसके आंसर्स निकाल सकते हो। बट
बट अगर मेरे पास कोई एक और ऐसा सॉल्यूशन हो जिससे मैं आंसर निकाल सकूं तो बिल्कुल मेरे पास आंसर निकालने के लिए है। फ्रॉम इक्वेशन वन हमें जो इक्वेशन वन मिल रही है उसके सॉल्यूशन को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन वन को माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू माइनस करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम इस तरीके से नहीं करते हैं, 4+5 इक्वल्स टू 3+6, ठीक है। अब उसको माइनस करना है, माइनस में किससे कर रहा हूँ, 3+2 इक्वल्स टू 1+4 से। इस तरीके से भी तो मैं माइनस कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। सेम चीज मुझे इसमें करनी है, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा वो देखना, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो देखो इसमें भी 182 और डेल्टा क्यू 182 है, तो ये तो कट जाएगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2c1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म भी कट जाएगा, 182 आएगा डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2। अब देखो ये जो बात मैंने लिखी, ये बात कहीं ना कहीं आप ये चीज कह सकते हो कि द नेट हीट ट्रांसफर फॉर अ साइकिल। अगर मैंने साइकिल की बात की है तो यहाँ पर ये वैल्यू जो मैंने लिखी है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं सेम होगी। अगर सेम आती है, अगर सेम आती है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो नेट वर्क ट्रांसफर है और ये जो नेट हीट ट्रांसफर है ये दोनों के दोनों सेम होंगे। और अगर सेम है तो 2b1 और 2c1 ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जो सेम पाथ है, समझ रहे हो, जो सेम पाथ है वो सेम पाथ की वैल्यू अलग हो जाएगी, अलग 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 नहीं होगी, सेम होगी। और अगर सेम पाथ की वैल्यू सेम है तो फिर पाथ अलग अलग कैसे हो सकते हैं, फिर तो सेम पाथ हो जाएगा। ये बात तो समझ रहे हो। तो इस इक्वेशन से आपको क्या समझ आ रहा है वो चीज अपन लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसमें देखना जो चीज मैं अभी लिखाने जा रहा हूं उसको देखना। इफ पाथ इज, अगर पाथ सेम है तो वर्क ट्रांसफर विल बी सेम। ट्रांसफर इज सेम, हीट ट्रांसफर भी सेम होगा, हीट ट्रांसफर भी सेम होगा। अब वो कितना होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हीट ट्रांसफर भी सेम होगा, सेम। और मान लो जस्ट इमेजिन, मान लो मैंने क्या किया, ये जो दो चीज का डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को मैंने बोल दिया, मान लो ये क्या है, एक्स है, ठीक है। और ये जो सेम चीज है यही चीज यहाँ पर भी हो रही है और इसकी वैल्यू भी मैंने मान ली क्या है, एक्स है, मान लो ऐसा है। चलो मैंने नहीं माना, मैं मान रहा हूँ कि ये वाई है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये y है। अब x इक्वल्स टू वाई तो हो सकता है ना, x इक्वल्स टू वाई। और इसकी वैल्यू को अगर देखा जाए तो इससे इसको अगर सब्सट्रैक्ट करोगे और 2b1 की बात करूं या 2c1 की बात करूं, अगर दोनों पाथ सेम है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी सेम आएगी। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू सेम आएगी तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, राइट। अगर मैंने लिख दिया इफ पाथ इज नॉट सेम, इफ पाथ इज नॉट सेम, भाई साहब रास्ते ही अलग अलग हैं। अगर रास्ते अलग अलग हैं तो वर्क ट्रांसफर विल बी डिफरेंट, वर्क ट्रांसफर विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हीट ट्रांसफर के लिए हीट ट्रांसफर विल नॉट बी सेम, हीट ट्रांसफर विल नॉट बी सेम, ठीक है। और अगर बोलूं एक्स के बारे में बात करूं तो एक्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, भाई साहब एक्स की वैल्यू भी कुछ आ सकती है, ठीक है। तो जब मैंने यहां पर लिखा 0 और 0 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है, अगर कभी इस तरीके से आए तो एक चीज आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा करके रखना, एंड दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू
इक्वल्स टू अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है और उसमें लिखा है कि अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, क्या है, जीरो है, या फिर जीरो वाला टर्म ही हटा देते हैं, हम लिख देते हैं ये वाला इक्वल्स टू का टर्म हटाते हैं और लिखते हैं कि अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है, तो जो डिवाइस है, डिवाइस विल बी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। अब मैंने लिखा है इसमें वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। और अगर अगर यही वैल्यू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यही वैल्यू छोटी हो जाए, किससे छोटी हो जाए, जीरो से छोटी हो जाए, तो क्या बोलेंगे, जो डिवाइस है, डिवाइस विल बी, डिवाइस विल बी वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस, ठीक है। और अगर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं अपन, और एग्जांपल क्या होगा, दैट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, या फिर लिख सकते हैं हीट पंप, या फिर लिख सकते हैं कंप्रेसर, ईटीसी, ठीक है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग होगा, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की, और डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू अगर जीरो से बड़ छोटी है तो वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लिख लेते हैं हमारे फर्स्ट लॉ के लिए। एक्चुअली ये कंक्लूजन्स हैं जो अभी तक आप लोगों ने देखा है, जो सीखा है, उसी को एनालाइज करेंगे और उसी को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कंक्लूजन फॉर हीट एंड वर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख, ट्रांसफर, ठीक है। हीट एंड वर्क ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज लिखिए, पाथ फंक्शन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हीट और वर्क दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड ऑन पास्ट ऑफ द, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन है, मतलब ये पॉइंट पे नहीं डिपेंड करेगा, पूरे के पूरे रास्ते को लेकर के चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि आप इसे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली आप इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए आप इसे चेंज इन वर्क डन बोलते हो, आप इसे चेंज इन हीट बोलते हो, ना कि आप हीट और वर्क बोलते हो, ना, आप हमेशा चेंज की बात करते हो। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली आप इसका आंसर नहीं दे सकते। जैसे आप टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर नहीं बोलते बोलते हो, बट आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना है, इतना है, लेकिन इसमें नहीं बता सकते, इसमें आप चेंज ही हमेशा बता पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इट इज बाउंड्री फिनोमेना, इट इज बाउंड्री फिनोमेना, या फिर डायरेक्ट फिनोमेना, नहीं, फिनोमेना। मतलब बाउंड्री फिनोमेना कहने का मतलब क्या है कि बाउंड्री के आर बाहर, मतलब इस साइड जाओ या उस साइड जाओ, कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, या तो हीट ट्रांसफर हो रहा हो या फिर वर्क ट्रांसफर हो रहा हो, तब आप कहोगे ये बाउंड्री फिनोमेना है। फिर उसके बाद एक चीज और लिख लेना, इट इज ट्रांजिएंट फिनोमेना, ट्रांजिएंट फिनोमेना।
अब देखो ट्रांजिएंट फिनोमेना कहने का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो बाउंड्री को क्रॉस करे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बाउंड्री फिनोमेना लिखा होगा, ट्रांजिएंट फिनोमेना लिखा होगा, तो आप समझ जाना, ठीक है? फिर उसके बाद लिख लेना हीट एडेड टू द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम is considered as positive and heat rejected from the system is considered as negative. ठीक है, सेम वे आप लिख सकते हो वर्क ट्रांसफर के लिए, वर्क एडेड टू द सिस्टम, वर्क एडेड टू द सिस्टम। देखो मैंने लाइन थोड़ा सा डिफरेंट की है ताकि आप लोग समझ सको। इसका मतलब क्या है? वर्क एडेड टू द सिस्टम दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या होगा? इज नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर मैं बोलूं वर्क is done by the system, done by the system is positive। ठीक है? तो ये जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जूल लॉ की भी बात कर ली, हमने एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात कर ली, हमने अपना ये देख लिया कि क्वांटिटेटिव लॉ क्यों कहलाता है, किस तरीके से कहलाता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो पहला लर्निंग आउटकम है दैट इज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम अचीव कर लेते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई थिंक अब आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सारे बन रहे होंगे। And students, now we are coming to our next learning outcome, that is to recall the concept of internal energy। हम अभी internal energy के concept को देखते हैं कि किस तरीके से ये energy आई है और किस तरीके से हम इसे explain कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करो या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप किस तरीके से बात करोगे? सभी चीजों के बारे में अभी हम बात करें। इंटरनल सी, जब भी कभी मैं एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी को मुझे किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से मैं बात करूंगा इंटरनल एनर्जी। सी, इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बोला जाए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन इसे मैं फर्स्ट लॉ के तरीके से क्यों समझाने वाला हूं, ये चीज मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है? समझना, थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूं और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैंने आपसे कहा कि आपने अपने हाथ को लिया और इस तरीके से रब करना शुरू किया। मान लिया कि आपने जब आप इसको रब कर रहे थे तो आपने 10 किलो जूल का वर्क किया, ठीक है? अब जब आपने 10 किलो जूल का वर्क किया तो 10 किलो जूल के वर्क से 10 किलो जूल की हीट बन गई, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। बट अब इसका थोड़ा सा एक थोड़ा सा और फील करना। अब इसी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जो 10 किलो जूल की हीट बनी थी जो आपके हाथों में है, उसी से क्या आप 10 किलो जूल का वापस से वर्क कर सकते हो? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर कर तो सकता हूं। फिर मैं कहूंगा अच्छा तो जो आपकी हीट थी क्या आपने पूरी की पूरी हीट को अपने पास संभाल के रखा हुआ है? आपने कहा नहीं सर, कुछ तो एटमॉस्फेयर में भी चली गई होगी क्योंकि मेरा हाथ तो तुरंत ठंडा हो गया। जी हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। जब आप अपने 10 किलो जूल के वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हीट वर्क में पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाती क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर हो जाते हैं।
अब वो लॉस या तो सिस्टम ने अपने अंदर रख लिया है कि उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं दे रहा अपना वो जो एनर्जी मुझे मिली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सराउंडिंग में चला गया हो या फिर कहीं पे भी चला गया हो, ठीक है। तो वो एनर्जी जो सिस्टम अपने अंदर रख लेता है, अपनी एनर्जी को एक थ्रेशोल्ड तक ले जाने के लिए, एक लेवल तक, एक स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए, एक बेंचमार्क मेंटेन रखने के लिए, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मतलब समझिए, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने आपसे बोला कि इंटरनल एनर्जी को आप समझाओ, तो आप किसी भी तरीके से समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देखो इंटरनल एनर्जी को अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ से समझा रहा हूं और फिर आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से निकालना है। तो देखो, जब सबसे पहली चीज हमने की थी, क्या किया था, जहां पर हमने इक्वेशन को छोड़ा था, उसी इक्वेशन को बाहर करते हैं और उसी इक्वेशन से देखते पीवी, ठीक है। और पीवी में क्या किया था, दो पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट लिया था जिसका नाम था 1 और दूसरा स्टेट था जिसका नाम था 2, और उसको लेकर के गए थे हम, पहले गए थे ए से, वापस आए थे बी से, और दूसरे रास्ते से भी वापस आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सारी इक्वेशंस लिखी थी और उसी इक्वेशन में हमने एक लाइन लिखी थी, उसी लाइन को हम वापस से लिख लेते हैं। और वो लाइन हमने क्या लिखी थी, अगर आप लोगों को याद हो, दैट इज डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2c1, राइट, इक्वल्स टू डेल्टा w ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा w ऑफ 2c1। ये चीज अगर आप, जो कुछ मैं अभी इसमें जो मैंने लिखा है, अगर आप वही चीज संभल रहे हो, तो उसको मैं कुछ ऐसा करके लिखना सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है। मैं ऐसा करता हूँ, जो आपका 2b1 वाला पार्ट है b1 के साइड रख देता हूँ, और जो c1 वाला पार्ट है c1 के साइड रख देता हूँ, और उससे आंसर निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर मैंने, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस कर रहा हूँ डेल्टा w ऑफ 2b1 के, राइट, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा w ऑफ 2c1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ, सॉरी अब तो ये प्लस हो जाएगा ना, इस साइड आया तो 2। देखो जब भी कभी इस तरीके से टर्म लिखा हो, इस तरीके से टर्म लिखा हो, तो क्या मैं इसको वापस इस तरीके से लिख सकता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि क्यू वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, डब्ल्यू वाले टर्म को बाद में लिख देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा w ऑफ 2b इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ 2c1 माइनस डेल्टा w ऑफ, ठीक है। अब देखो ये जो चीज मैंने लिखी हुई है, इस चीज के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो आप समझना। देखो थोड़ा सा फील करना जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हीट का है और वर्क के बीच का, जो इस हीट और वर्क के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है, जो हीट एंड वर्क के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं कोई एक वैल्यू होगी। मान लिया हमने कि वो वैल्यू क्या है, एक्स है, समझ रहे हो। और सेम में देखो इसमें क्या है, 2b1 2c1, सॉरी 2b1 2b1, चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क के लिए बी वाले पाथ को हमने चूज किया है। सेम चीज हमने यहां पर किया है, यहां पर अगर फील करो, यहां पर हमने चेंज इन हीट और वर्क के लिए हमने सी वाले पॉइंट को चूज किया है, और उसके बीच का भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, और मान लिया वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी एक्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सेम है। देखो ये लगा हुआ इक्वल्स टू का साइन, मतलब दोनों के साइड एक्स और एक्स ही आ रहा है।
ये बात तो आप समझ रहे हो कि x और x आया, अगर ये x और x आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई एक वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू हर पाथ के लिए सेम आ रही है। अगर कोई भी वैल्यू हर पाथ के लिए सेम आती है मतलब कि वो वैल्यू पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। आप चाहे b पाथ से जाओ चाहे c पाथ से जाओ, यहां पर मैंने b लिखा हुआ है, इसको c होना चाहिए था। चाहे आप बी पाथ से जाओ या सी पाथ से जाओ या ए पाथ से जाओ, क्या ये जो डिफरेंस की वैल्यू है, क्या ये वैल्यू आपको चेंज होती दिख रही है? नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। और अगर ये पाथ से इंडिपेंडेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट फंक्शन। इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ये बात तो आपको समझ में आई कि ये पॉइंट फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज लिखनी है इंटरनल एनर्जी, यहीं पर लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी। एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन। अब देखिए, अब ये जो टर्म मैंने x लिखा हुआ है, क्या ये x हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ जी, हर जगह एप्लीकेबल है, बट क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। किसी भी उसका एक साइकिल देख रहे हो, क्लोज साइकिल बन रही है, क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। अब देखो, इसमें जो चीज मैं आपको लिखाने वाला हूँ वो चीज समझिएगा। अगर ये डेल्टा क्यू और डेल्टा टू बी के बारे में लिखा हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो डिफरेंस आएगा, कुछ इसका डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ? या तो मैं बोल दूं डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा एस या डेल्टा एम या डेल्टा एन, कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन जो इस टर्म के लिए डिफाइन किया गया है उसको हम बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। ये जो डेल्टा आ रहा है ना, इसके बारे में भी प्रॉपर कहानी आपको सुनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसे बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू, और जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसी है? ये वो एनर्जी है जो सिस्टम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर जिस तरीके से आप उसको एनर्जी को लेना चाहते हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। हाँ, इसमें एक चीज अभी याद रखिएगा, मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्लूड कर देता तो फिर ये टर्म इंटरनल एनर्जी नहीं कहलाता, ये टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी कहलाता, चेंज इन एनर्जी कहलाता। ठीक है, तो ये क्या है? टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की है। अब अगर इसकी मैं जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू फॉर एनी प्रोसेस माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर एनी प्रोसेस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा। अब जाकर के थोड़ा सा फील आया है कि आप लोगों ने कुछ लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को भी जनरेट किया है। कैसे किया है वो चीज मैंने आपको बताई, वो जो प्रोसेस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वैसे भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने इसको इंटरनल एनर्जी को जनरेट किया। बट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो इंक्लूड करता है इंटरनल ऑफ एनर्जी को, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस। ठीक है, तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिली, नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन as equation of first law of thermo। ठीक है, जब मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज बहुत ही अच्छे से आ गई होगी कि ये है इक्वेशन जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हीट क्या है? चेंज इन क्यू। डब्ल्यू क्या है? चेंज इन वर्क। और यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पॉज। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में कि हम और क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी के लिए तो मैंने आपको बताया, पर डेल्टा यू सिर्फ डेल्टा यू की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो। इफ वी कंसीडर, इफ वी कंसीडर
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन डेल्टा U will be replaced by तो याद रखिएगा कई बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन में आप लोगों को लिख करके दे देगा कि ये क्या है, ये आप लोगों की डेल्टा ई है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों से याद रखना, आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी ऐड करवा रहा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड कराएगा तो फिर आपकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू प्लस डेल्टा। अच्छा, जब हमने डेल्टा ए की बात की, व्हाट इज डेल्टा ए? दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। अच्छा, ये जो एनर्जी की हम बात करते हैं, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? हमेशा याद रखिएगा, स्टोर्ड इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही स्टोर्ड होंगे, ठीक है, इन अ सिस्टम। सी, अब मैंने आपसे बोला कि चेंज इन टोटल एनर्जी मतलब जो एक ऐसी एनर्जी जो आपकी स्टोर्ड है सिस्टम में, वही आपकी एनर्जी है, और इसी एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो? यही एनर्जी एसोसिएट हो जाती है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो आप एसोसिएट कर सकते हो इंटरनली, इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी है, वो भी तो इंटरनली एनर्जी है, लेकिन हमने डेल्टा यू क्यों लिखा हुआ था? डेल्टा यू तब लिखा हुआ था जब हमने चेंज इन वर्क और चेंज इन हीट के बीच का डिफरेंस देखा था। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है जो एक्सट्रीम मतलब अपनी उसकी वजह से आ रही है, फॉर एग्जांपल अपने शेप और पोजीशन की वजह से आ रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई एनर्जी अपने मोशन की वजह से आ रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और मैंने सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक का एग्जांपल क्यों दिया है? क्योंकि वो एनर्जी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको और सारे एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि रोटेशनल एनर्जी हो गई, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई। सारी एनर्जीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी के अंडर में आती हैं, अंदर आ जाती हैं टोटल एनर्जी के। बट क्या इससे आंसर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? उसके बारे में आपको अभी बताता हूं। सी, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पहली चीज ये कि मान लो मैंने एक सॉलिड बनाया, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक लिक्विड का ऑब्जेक्ट लिया और कोई एक बॉक्स बनाया जिसमें आपकी गैस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है। ये पूरा सॉलिड है, ये देखिए। ये मैंने इसे क्या किया? सॉलिड बना दिया। मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल मजबूती से लगे हुए हैं अंदर, ठीक है। अब क्या इसमें कुछ भी हो सकता है? क्या इसके पार्टिकल्स हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते। मतलब इसके अंदर कहीं ना कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, जरूर होगी। हम उसी एनर्जी को रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी बना, ये क्या है? लिक्विड है। अब इसके बाद मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं बहुत सारा आपको वो दिखा सकूं, पार्टिकल्स दिखा सकूं। और इन्हीं पार्टिकल्स के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया ये हो गए हमारे पार्टिकल्स, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो ये क्या है? ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस।
अब मैंने आपसे बोला कि क्या आप स्टूडेंट में से कोई भी एक ऐसा स्मार्ट सा स्टूडेंट है जो मुझे बता सके कि इसकी एनर्जी कितनी है। तो आपने कहा सर सॉलिड की एनर्जी देखनी है तो मैं क्या करूंगा। तो आपने बोला कि सर सॉलिड की एनर्जी देखनी है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी से देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी से देखूंगा तब भी तो आंसर आ जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी से भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी से कैसे आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी से आपने इसका शेप और साइज देख लिया, शेप एंड पोजीशन। अगर मान लो मैंने इसमें कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो कि ये वाला पॉइंट लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट नहीं है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल, जिस पार्टिकल को लिया मैंने इस पार्टिकल को उठाया और ले करके बाहर आया और मैंने कहा कि यार इसमें देखा जाए कितनी सारी एनर्जीज हैं। तो आपने देखा कि एक अगर एटम होता है तो उसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं स्पिन एनर्जी भी होती है, कहीं ना कहीं रोटेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी होती है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं एक तरीके से ये लिख सकता हूं, इसके अंदर रोटेशनल होगा, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं वाइब्रेशनल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या फिर मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी। जब कभी मैं इस तरीके की एनर्जीज की बात कर रहा हूं तो यहां कहीं पे आप लोगों के दिमाग में एक चीज आएगी कि सर इतनी सारी एनर्जी है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है निकालना। देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल है निकालना, बट क्या रियल में जो आंसर्स आ रहे हैं आपके, क्या वो करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट नहीं हो सकता, 100% करेक्ट नहीं हो सकते। आपको अगर मैं बोलूंगा कि आप इसकी एनर्जी निकालो, आप नहीं निकाल सकते। कोई ना कोई एक एनर्जी तो आप भूल ही जाओगे या फिर छूट ही जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है आपको पता ही ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर एनर्जी निकालने के लिए आते हो तो आप नहीं निकाल सकते। सेम वे अगर मैंने आपसे बोला कि इस गैस वाले जो टर्म है इसकी एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो आपने बोला सर मुझे नहीं पता इसकी एनर्जी क्या होगी। इतनी सारी एनर्जी जब आपने बता दिया है तो आप कैसे बताओगे कि इसमें से कौन सी एनर्जी क्या है। मान लो मैंने इसमें थर्मोमीटर डाला और थर्मोमीटर डाल करके मैंने इसका टेम्परेचर बता दिया। तो जब मैंने इसका टेम्परेचर बताया तो मैंने इसकी एनर्जी के बारे में तो बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें जो हीट एनर्जी है क्यू है वो भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो जिसमें जो हीट एनर्जी है वो भी घटेगी। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं एनर्जी के टर्म्स में आंसर तो दे दिए, लेकिन क्या मैं ये बता पाया कि इसमें एनर्जी कितनी है? नहीं बता पाया। सेम चीज अगर मैं इसी गैसेस वाले फॉर्म के साथ करूं और इसमें मैं बोलूं कि क्या इसकी जो एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी अभी कितनी है, U1 है। ठीक है, U1 है। मुझे नहीं पता U1 कितनी है, नहीं पता मुझे U1 कितनी है, क्योंकि ये एनर्जी के बारे में कितनी सारी एनर्जी से क्या पता। हमने मान लिया कि कुछ एनर्जी है इसमें और उस एनर्जी का नाम दे दिया U1। कितनी है क्वांटिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें हीट देने की कोशिश की, हीट देने की कोशिश की और इसके लिए मैंने इसमें हीट दी। ठीक है, अब देखो हीट दे रहा हूं मैं, अगर दे रहा हूं तो क्यू इन हो रहा है और क्यू इन होने की वजह से जो इसका फाइनल एनर्जी थी वो क्या हो गई। अच्छा क्यू इन कितना हुआ है, क्यू इन मान लो मैंने क्या किया है 50 किलो जूल, 50 किलो जूल की मैंने इसमें हीट प्रोवाइड की, मतलब एनर्जी दी। तो अब इसका जो U2 मिला मुझे, U2 वो क्या होगा। देखो जो U2 मिलेगा मुझे वो एग्जैक्टली कितना होगा, U1 जितनी उसमें पहली एनर्जी थी। मुझे नहीं पता U2 कितनी है, मुझे जब U1 के बारे में नहीं पता तो जो उसमें फाइनली ऐड होकर के एनर्जी आएगी उसके बारे में कैसे बता सकता हूं। तो मुझे तो नहीं पता कि U2 भी कितनी होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि U1 में अगर U1 एनर्जी पहले थी और मैंने 50 किलो जूल की एनर्जी और दी है तो जो U2 एनर्जी बनी होगी वो एनर्जी होगी U1 प्लस 50 किलो जूल। राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे दो चीजों के बारे में पता चल गया, दैट इज U1 एंड U2। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि U1 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू कितनी है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इवन दुनिया जहां के किसी भी साइंटिस्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं पता होगी, कभी भी पता नहीं होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो मैं U1 और U2 तो कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ इनके बीच का डिफरेंस जरूर बता सकता हूं, दैट इज U2 माइनस U1 के बारे में जरूर बता सकता हूं और उसकी वैल्यू 50 किलो जूल होगी, वो मैं आपको आंसर दे सकता हूं।
तो जब भी कभी आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन देखे, कोई भी इक्वेशन देखी, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नोटिस की होगी कि कभी हमने यू, कभी हमने क्यू, कभी हमने डब्ल्यू नहीं लिखा। हमने हमेशा उनके साथ चेंज इन यू, चेंज इन क्यू, चेंज इन डब्ल्यू लिखा। क्यों? क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल है ही नहीं। कभी आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और खासकर एनर्जीज की तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए कभी हम इंटरनल एनर्जी नहीं बोलते। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर जो आता है वो आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आज तक कभी किसी ने फाइंड की ही नहीं, ना कभी कोई कर सकता है। ठीक है, अब आप साइंटिस्ट बनो और आगे कोशिश करो, हो जाए शायद कोई एक ऐसा तरीका निकल आए जिससे आंसर निकल आए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के पीछे जाते हैं और उसे हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी से ही एसोसिएट करते हैं। तो जो अब हम आगे कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो हम हमेशा डेल्टा यू पढ़ेंगे, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो, चेंज तो आप भी निकाल सकते हो, बिना साइंटिस्ट बने आप भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी भी साइंटिस्ट को लेकर के आओ और उनसे बोलो कि वो आपकी डेल्टा यू की जगह सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी दे दें, तो शायद वो भी मना कर देंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज है, आप उसके बारे में नहीं निकाल सकते। हाँ, आप डिफरेंस जरूर निकाल सकते हो, चेंज जरूर निकाल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई? इंटरनल एनर्जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था, वो यही था कि चेंज निकाल सकते हो बट आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा। कमेंट ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आया कि आप किस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से बताना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर अ क्लोज्ड रिवर्सिबल सिस्टम, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरीके से आप समझ लेना कि वो कहानी लिखी हुई है और उसमें बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 kilojoule and heat supplied to the system is 400 kilojoule. What will be the what will be the value of change in internal energy? Change in internal। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके दिया है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्वेशन नहीं पता है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पता है और अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से करोगे ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने 400 रुपीज दिए। देखो लिखा है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। मान लो आप सिस्टम और मैंने हीट के तौर पे, मतलब एनर्जी के तौर पे, पैसों के तौर पे आपको 400 रुपीज दिए। और वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब आपने कुछ काम किया। ठीक है, 400 रुपए मैंने आपको दिए और आपने कितने का काम कर दिया? 100 रुपए का काम कर दिया। तो आपके पास कितना बचा? 300 रुपए। ये बात तो समझ आ रही है ना कि हीट सप्लाइड मतलब कितनी दी गई सिस्टम को? 400, और सिस्टम से कितनी निकल गई? 100, तो बचा कितना? 300। सेम चीज है। अब उसी को आप इक्वेशन में भी रख के कर सकते हो, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो यार, हीट सप्लाई टू द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। हीट सप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कितना दिया हुआ है? 400 किलो जूल इक्वल्स टू डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, प्लस लगाया। अब देखो क्या कह रहा है, हीट वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब पॉजिटिव कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो पॉजिटिव 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 रहेगा ये उधर जाएगा, तो 400 माइनस 100 हो जाएगा।
400 माइनस 100 किलो जूल इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 किलो जूल। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों से एक क्वेश्चन दिया, अब उसमें सब चीज, अब देखो साइन कन्वेंशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल है। जैसे लिखा है हीट रिजेक्टेड क्यू आउट इज 500 किलो जूल, 500 किलो जूल। ठीक है, अब लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और ये कितना है? ये है 525 किलो जूल। तो आपसे कितना पूछा है? डेल्टा यू कितना होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया। अब देखो सेम फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना, अपने आप आंसर आएंगे। डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू आउट मतलब माइनस में दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है? 500 किलो जूल। आउट बोल रहा है मतलब वर्क हीट इनपुट इज पॉजिटिव, हीट आउट होना, हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव। देखो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम डेल्टा यू। ऑन द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ऑफ 525। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, 525 किलो जूल लिख देता हूं, किलो जूल। अब देखो आप क्या करोगे, आप कुछ भी मत करो, आप इसको वापस से ट्रांसफर कर दो इस साइड, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू निकालो। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 525 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 500। तो डेल्टा यू की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 25 किलो जूल। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है और इक्वेशंस का ध्यान रखना है, आप इसी तरीके से आंसर्स निकाल सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हमने अभी इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को सीखा और उसी तरीके से इसके थोड़े से क्वेश्चन किए। तो यहां पर so guys, now we have achieved our second learning outcome, that is to recall the concept of internal energy। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर हमने इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से एनर्जी को हम फर्स्ट लॉ के इक्वेशन से समझ सकते हैं और फर्स्ट लॉ के इक्वेशन से ही देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसे लेना है। वो चीजें मैंने अभी आप लोगों को सिखाई। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम करने वाले हैं, दैट इज टू डिस्क्राइब द परपेचुअल मोशन मशीन 1। एक्चुअली हम इसको बोलते हैं पीएमएम 1 या फिर बोल सकते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेकर के आ रहे थे, तब जो साइंटिस्टों ने एक एक हाइपोथेटिकल और एक इम्पॉसिबल मशीन बनाई। मींस हाइपोथेटिकल की क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम मशीन से सिर्फ वर्क डन लें लेकिन मशीन को कुछ इनपुट ना देना पड़े। कुछ ऐसा वो सोच रहे थे और जब वो कुछ गलत सोचेंगे उसके बाद ही कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो काइंड ऑफ ये हाइपोथेटिकल थी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इवन साइंटिस्ट को भी पता है कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट आप आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है, बट फिर भी इन्होंने परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बनाया कि अगर कभी इस तरीके से हो तो कैसी मशीन बन सकती है और उसे हम क्या नाम देंगे, और उसका नाम दिया उन्होंने फर्स्ट काइंड। ठीक है, पीएमएम 1। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन 1। देखिए जब मैंने लिखा है 1, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 1 है, इसका कहने का मतलब है काइंड 1 ऑफ काइंड 1। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं परपेचुअल मोशन मशीन में क्या होता है, तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि एक्चुअली क्या होता है और परपेचुअल मोशन मशीन क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स लेते हैं जिसका कुछ एक टेम्परेचर होता है। राइट, आप लोगों को याद होगा, अगर इस सोर्स से हमने कोई हीट दैट इज क्यू, इस सोर्स से कोई हीट ली दैट इज क्यू, और वो किस में जा रही है? इंजन में जा रही है, और इंजन से हमें क्या मिल रहा है? वर्क डन है, वर्क डन मिल रहा है। और बाकी जो हीट है वो किस में हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है, दैट इज क्यू आर, और वो किस में रिजेक्ट होती है? सिंक में। ये है हमारी प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ठीक है, या फिर वर्किंग ऑफ इंजन बोल सकते हैं। बट पीएमएम 1 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पीएमएम 1 कोई भी एक इंजन, कोई भी इंजन मान लीजिए वो कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, मींस कंटिन्यू आपको वर्क डन दे सकता है विदाउट टेकिंग एनी इनपुट। ठीक है,
मतलब कहने का है कि अगर कोई भी आपकी इंजन है, कोई भी आपकी मशीन है या कुछ भी है, अगर वो कंटिन्यूअस वर्क दे लेकिन इनपुट ना ले, विदाउट इनपुट अगर वो आउटपुट देता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीएमएम 1। जी हाँ, पीएमएम 1 का मतलब ही यही है कि आपको बिना किसी हीट इनपुट के या फिर बिना किसी इनपुट के, हीट वर्क किसी भी तरीके का इनपुट हो सकता है, इनपुट ना मिले और आप कंटिन्यूअस वर्क देते रहे। तो आइए इसकी एक बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्या बोला था इसमें? एन इंजन कैन प्रोड्यूस an engine can produce continuous work without receiving any kind of energy from the source। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी क्या हो सकता है, और उसको हम नाम क्या देंगे? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें क्या होगा? एक इंजन कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूअस वर्क विदाउट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। मतलब सोर्स से कोई भी एनर्जी नहीं आनी चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस वर्क देता रहे। अगर मैं बोलूं तो ये जो है, ये क्या है? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मशीन या फिर इम्पॉसिबल इंजन लिख लो, कॉन्सेप्ट तो ही है। अगर इम्पॉसिबल बोला है तो इसके लिए जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को क्या बोला गया है? इस थ्योरी को बोला गया है हाइपोथेटिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोला गया है? हाइपोथेटिकल थ्योरी। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, आप इस तरीके से समझ। तो अगर आपसे परपेचुअल मोशन मशीन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ यही आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, परपेचुअल मोशन मशीन को आप फर्स्ट लॉ से कैसे एसोसिएट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ से ही पढ़ रहे हैं परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में, पीएमएम 1 के बारे में। अब बार बार परपेचुअल मोशन मशीन ना बोल के हम पीएमएम 1 बोलेंगे। तो जो हम पीएमएम 1 पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट लॉ से एसोसिएट कैसे हो रहा है, वो चीज ठीक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू होना चाहिए था। ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू होना चाहिए था। द चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन वर्क होना चाहिए था। बट जो आपका ये परपेचुअल मोशन मशीन दैट इज पीएमएम 1 था। बट अकॉर्डिंग टू पीएमएम 1, according to pmm1, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि डेल्टा क्यू को डेल्टा डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता ना भाई साहब। फर्स्ट लॉ भी आपका कॉन्सेप्ट है, तो पीएमएम 1 भी तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और अगर पीएमएम 1 का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये जो पीएमएम 1 पे फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होगा? नहीं। तो पीएमएम 1 के हिसाब से डेल्टा डब्ल्यू डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी इनपुट, राइट? अगर डेल्टा डब्ल्यू को किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो फिर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू जो फर्स्ट लॉ है वो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। दस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक डायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेबल हियर। एप्लीकेबल हियर
और अगर यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पर ना ही आपका जूल लॉ लग रहा है, ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, और अगर यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं लग रहा, जूल्स लॉ भी नहीं लग रहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो तीनों नाम एक ही है, तो अगर नहीं लग रहा तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो पीएमएम 1 की हम बात कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी ले लो, कुछ भी कर लो, एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी का कन्वर्जन, दोनों चीजें जरूरी होती है, और यहाँ पर यही चीज नहीं, इसलिए पीएमएम 1 हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हियर, दैट इज वाई, दैट इज वाई MM1 is not possible. This concept is this. तो गाइस पीएमएम 1 के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना था, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो इतनी थ्योरी बहुत है, और अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही पूछेंगे कि पीएमएम 1 किससे एसोसिएट होता है, तो आपको बताना है फर्स्ट लॉ से, और पीएमएम 1 में क्या आपको मिलता है, वर्क डन मिलता है, और क्या नहीं मिलता है, दैट इज एनी काइंड ऑफ एनर्जी का इनपुट, या वो हीट हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी का इनपुट आपको नहीं मिलता, और कंटिन्यूअस वर्क डन की बात की जाती है पीएमएम 1 में, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट होता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट कर लिया है, अचीव कर लिया है, दैट इज टू डिस्क्राइब द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 लर्निंग आउटकम्स को कंप्लीट किया, दैट इज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड टू डिस्क्राइब द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड।